Audio Jungle. Audio Jungle. दोस्तों नमस्कार, नेक्सन न्यूज़ के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे हरियाणा की सरकार के जो लेट लतीफ़ी चल रही है, सीएम के नाम पर पूरी तरीके से मोहर नहीं लग रही है, उसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। यह वैसे तो आप पिछले कई सालों से देख रहे हैं कि बीजेपी सीएम के चुनाव में नए प्रयोग करती जा रही है। पिछले 3-4 साल का अगर आप इतिहास उठा के देखें तो बड़े बड़े दिग्गजों को साइड लाइन करके जिस तरीके से बीजेपी यानी केंद्रीय नेतृत्व मोदी शाह अपनी पूरी तरीके से मनमानी करते हैं, उसको देख कर लगता है कि हरियाणा में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल सकता है। वैसे तो हरियाणा में जो चुनाव लड़ा गया, सीएम सैनी के नाम पर लड़ा गया, उनके नेतृत्व में लड़ा गया, लेकिन ये बात देखा जा सकती है कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नाम पर चुनाव लड़ा गया और जिस तरीके से ऐतिहासिक जीत मध्य प्रदेश में भाजपा को मिली, ऐसी आज तक किसी भी नेता को नहीं मिली। लेकिन इसके बावजूद सीएम शिवराज सिंह चौहान को वहां से हटा दिया गया। उनके नाम पर एक ऐसे अनजाने नेता, एक अनजाने एमएलए को मुख्यमंत्री के पद पर बैठाया गया, जिसको प्रदेश के लोग ही नहीं जानते थे कि मोहन यादव नाम का कोई एमएलए भी है और वो एक सीएम पद का उम्मीदवार हो सकता है। जिस तरीके से उसके नाम की लॉटरी अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने लगाई, उससे हर किसी के दिमाग में ये समा गया कि किसी भी प्रकार की वरिष्ठता या जो क्वालिटी, अगर वो इस बात को सोचे कि वो ही सीएम बन सकता है या वो ही एक महत्वपूर्ण पद पे जा सकता है, तो इस चीज़ को भूल जाना चाहिए। किसी को भी उठाकर भाजपा में नरेंद्र मोदी शाह मुख्यमंत्री की कमान सौंप सकते हैं। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के अलावा बड़े बड़े दिग्गज नेता थे, जैसे कि कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर और भी लोग, प्रहलाद सिंह पटेल, यानी करीब करीब आधा दर्जन लोग ऐसे नेता थे जो सीएम पद की रेस में दौड़ रहे थे। यहाँ तक कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में भी लोग ये कह रहे थे कि आने वाले समय में वो भी सीएम के पद के लिए सबसे आगे खड़े दिखाई दे रहे थे। लेकिन जिस तरीके से मोहन यादव को मध्य प्रदेश की बागडोर थमाई गई, सब लोग की आंखें हैरानी से खुल गई कि मोहन यादव को किस क्वालिटी यानी किस योग्यता के अनुसार में उनको जो कि मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी दी गई। आज तक वो 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन किसी भी मंत्रिमंडल में उनको जगह नहीं मिली। सीधे सीधे उनको मुख्यमंत्री के पद की शपथ दिला दी गई। ये सिर्फ इसलिए किया गया कि जो दिग्गज नेता हैं, दिग्गज नेता हो सकता है मुख्यमंत्री बनने के बाद केंद्रीय नेतृत्व की ना सुने और अपने मन से कामकाज या सरकार को चलाने का प्रयास करेंगे। वही सबसे बड़ा संकट शिवराज सिंह चौहान से था, जो कि पिछले 5-6 बार से मुख्यमंत्री रहे। लगभग 20 साल तक वो सरकार में मुख्यमंत्री रहे। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी की रेस में अगर देखा जाए तो शिवराज सिंह चौहान सबसे आगे, अग्रणी श्रेणी में सबसे आगे दिखते थे। उस खतरे को ख़त्म करने के लिए नरेंद्र मोदी और शाह ने उनको मध्य प्रदेश से उठाकर कुछ दिनों के लिए पैदल रखा और बाद में सरकार बनने के बाद, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया। एक तरीके से ये कहा जाए कि शिवराज सिंह चौहान जैसा बड़ा नेता उन्होंने अपने अंडर में कर लिया, ताकि कोई प्रधानमंत्री पद की रेस में आगे उनको मुकाबला देने के लिए तैयार ना हो सके। ऐसा ही उन्होंने कई जगह किया, जैसे कि गुजरात में जो मुख्यमंत्री थे विजय रूपाणी, उनके डिप्टी सीएम थे नितिन पटेल, उन्होंने बीच में इस्तीफा देते हुए अपना चुनाव कराए गए और वहाँ पर एक ऐसे विधायक को जो पहली बार चुनाव लड़के आया और नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने उनको गुजरात जैसे प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। ये ऐसे प्रयोग करने में भाजपा बहुत आगे रहती है। जिस तरीके से उन्होंने मध्य प्रदेश में किया, ठीक उसी तर्ज पे उन्होंने उत्तराखंड में किया। उत्तराखंड में भी
वरिष्ठ नेताओं की कमी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद पहली बार के विधायक पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। यानी उसके पुष्कर सिंह धामी के अलावा अजय टम्टा और निशंक जैसे कई नेता थे जो कि उत्तर प्रदेश में माफ़ कीजिएगा, जो कि उत्तराखंड में प्रभाव रखते थे, लेकिन उन सबको दरकिनार करते हुए जिस तरीके से मोदी, शाह और ने पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया जब चुनाव हुए, और इत्तेफाक देखिए कि धामी अपना चुनाव हार जाते हैं, इसके बावजूद केंद्रीय नेतृत्व उनको मुख्यमंत्री फिर से बना देते हैं। इस बात से सीधा सीधा अर्थ लगाया जा सकता है कि केंद्रीय नेतृत्व सिर्फ उन्हीं लोग को आगे बढ़ाने का काम करते हैं जिनका कोई अपना वजूद नहीं होता है, जो कि उनके सामने सवाल करने की हिम्मत जुटा सके। वहीं वरिष्ठ नेताओं को इसलिए पीछे किया जाता है कि वो अपने मनमाने ढंग से हो सकता है प्रदेश में सत्ता चलाएं, और उनके लिए एक आने वाला संकट की आशंका ही उनके लिए उनके सारे रास्तों को रोक देती है। इस तरीके से गुजरात और उत्तराखंड में जो बदला उन्होंने अपना रूप दिखाया, उसी तरीके से उन्होंने राजस्थान में दिखाया। राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, इस कर्नाटक में जिस तरीके से केंद्रीय नेतृत्व चाहता है, उस हिसाब से अपने मनमाने तरीके से फैसले लेकर वरिष्ठ नेताओं को साइडलाइन करके वहाँ पर एक ऐसे छुटभैया नेता को कमान दे देता है जो कि केवल यस मैन की तरह उनकी जी हजूरी में लगा रहे। हमें तोड़ जोड़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं देखिए, मैंने आपसे, अगर मेरी बाइट आप देख रहे होंगे पिछली भी, मैंने शुरू से ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। है जी, देखिए ये 8 तारीख के बाद बताएंगे आपको। 8 तारीख के बाद बिल्कुल आप सबको बुलाएंगे, चाय भी पियेंगे, खाना भी खाएंगे, बिल्कुल। मैंने कहा है कि अभी भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार, क्योंकि मुझे विश्वास है पूरा, जब जरूरत पड़ेगी तो फिर विचार करेंगे ना। व्यवस्थाएं सारी है हमारे पास, व्यवस्थाएं सारी है। 2 साल मैं होम मिनिस्टर था, मैं भाग नहीं सकता, मैं अपनी जिम्मेवारी लेता हूँ। ये आपने गोली चलवाई, अब बताओ। नहीं, मैंने चलाई, पर मैं होम मिनिस्टर था। देखिए, हमारा काम जो था वो ओवर, हमने सर्टिफिकेट ले लिया, हम विनर डिक्लेयर हो गए। अब बाकी का काम भी जिनके जुम्मे है उनको करने दो, हाईकमांड कर रही है उसके ऊपर, और आपके सामने सारी स्थिति बताएगी। हाईकमांड इज मीडिया फ्रेंडली, सारी बात बताती है मीडिया को। अब हम बात करते हैं हरियाणा सरकार, वहाँ पे नई सरकार फॉर्म क्यों नहीं हो रही है, मुख्यमंत्री को शपथ क्यों नहीं दिलाई जा रही है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब से चुनाव परिणाम आए हैं, तब से प्रदेश में एक हलचल सी मच गई है। मुख्यमंत्री की रेस में 3-4 नाम सामने आ चुके हैं। चुनाव के बीच ही जो वरिष्ठ भाजपा नेता अनिल विज ने साफ कह दिया था पत्रकारों से कि मैं सबसे सीनियर नेता हूँ, 6 बार का विधायक हूँ, अगर मुझे मुख्यमंत्री बनने का न्योता मिलता है तो मैं उसमें पूरी तरीके से खरा उतरने की कोशिश करूँगा। यह पहला मौका है जब भाजपा सरकार में कोई नेता अपने नाम के बारे में इस तरीके से बात करे। ये बात शायद केंद्रीय नेतृत्व को पसंद नहीं आ रही है कि कोई भी अपने पद के लिए अपनी दावेदारी पेश करे। इसी वजह से 8 दिन बीत जाने के बावजूद आज तक मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान नहीं किया गया है। यह बात चर्चा में ज़रूर है कि नायब सिंह सैनी का नाम रेस में सबसे आगे चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद एक नेता और भी हैं जिन्होंने अपनी दावेदारी की है, वो हैं राव इंद्रजीत सिंह। चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले
भाजपा में शामिल होते हैं और भाजपा के टिकट में जीतकर हरियाणा से वो सांसद बनकर चले जाते हैं और केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनको केंद्रीय राज्य मंत्री का दर्जा मिलता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनको राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है, जबकि वो केंद्रीय कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे, उनका वहाँ पे डिमोशन कर दिया गया है। अब मौका आ गया है राव इंद्रजीत सिंह के पास कि वो यहाँ पर हरियाणा में वो अपने सीएम पद की दावेदारी करें। चर्चा में ये आ रहा है कि राव इंद्रजीत सिंह ने मन बना लिया है कि अगर उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है तो वो कांग्रेस में अपने समर्थक 12 विधायकों के साथ वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। इस तरीके से जीती हुई बाजी भाजपा हार सकती है। यानी चुनाव जीतने के बाद भी अगर मुख्यमंत्री के नाम पर कोई दावेदारी कर रहा है तो इसका मतलब सीधे सीधे ये है कि हरियाणा में सरकार बनते बनते रुक जाएगी और एक तरफ दूसरी तरफ कांग्रेस जो हारी हुई पार्टी है वो हो सकता है वहाँ पर कांग्रेस राव इंद्रजीत सिंह को सीएम पद का ऑफर देकर अपने पक्ष में कर सकते हैं। वैसे तो कांग्रेस इस समय किसी न किसी सूरत में ये चाहती है कि हरियाणा से भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाए, यानी तीसरी बार उनकी सरकार बनने से रह जाए। इसी बात को लेकर मोदी ने अमित शाह और मोहन यादव को भेजा है हरियाणा में पर्यवेक्षक के रूप में। वो 16 तारीख को जाकर वहाँ पर दोनों सभी के बीच में विधायक दल में नेता का चुनाव करेंगे और सीएम पद की घोषणा कर सकते हैं। 17 को हो सकता है कि ताजपोशी हो जाए, लेकिन पिछली बार अब तक 3 बार डेट बदल चुकी है। अमित शाह को इसलिए कहा गया कि अमित शाह पार्टी के चाणक्य कहे जाते हैं और सीधे सीधे ये माना जाता है जो अमित शाह कहेंगे वही प्रधानमंत्री मोदी की बात होती है। और मोहन यादव को इसलिए भेजा गया है कि वो जाकर राव इंद्रजीत सिंह जो कि खुद भी यादव हैं और वो काफ़ी प्रभावशाली भी हैं, तो मोहन यादव उनको पार्टी के साथ कोऑपरेट करने की सलाह देंगे, उनको मनाने और के साथ साथ उनको सुझाए गए सीएम पद पे जो राजीनामा की बात करेंगे कि वो उनको सहमति दे। फिलहाल उनको अपने मन का सीएम बनाने पर मजबूर करेंगे। लेकिन मोहन यादव का जब अपने प्रदेश में ही कोई स्कोप नहीं था तो राव इंद्रजीत सिंह तो बहुत ही दिग्गज नेता हैं, क्या पता वो उनकी बात को तवज्जो दें भी कि ना दें। लेकिन शाह अपनी नीति के लिए जाने जाते हैं, वो वहाँ सरकार बना लेते हैं जहाँ पर हारी हुई पार्टी जीत जाती है और जीती हुई पार्टी हार जाती है। इसके कई बार नमूने देखे जा चुके हैं। कि भाई अहीर रेजिमेंट, एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं अकेला भारतीय जनता पार्टी का मंत्री था जो अहीर बिरादरी का था। मंत्री होने के नाते भी, जब मंत्री होने के बावजूद भी जब धरना हुई थी ना पार्लियामेंट स्ट्रीट के ऊपर, तो सारे तो मंत्री की पिंडियां लू कापे थी जो अहीर थे, और मैं जाकर के वहां धरने के ऊपर बैठ करके आया था। आपको याद होगा। और यहां पर ये लगा रखा है इन्होंने खेड़ की दौला के अंदर, कितनी बार मैं गया हूं, 3-4 बार तो मैं गया हूं जाकर के इसको समर्थन दिया है। और मेरी बेटी ने 1 लाख रुपया अपनी तरफ से उसकी जेब से उन्होंने भी दिया है। तो अहीर रेजिमेंट के लिए हम प्रयासरत हैं, आगे पीछे मिलेगी हमको, लेकिन ये संघर्ष जारी रखना पड़ेगा, ये आपको मैं कहना चाहता हूं। साथियों, मोटी मोटी बात तो हमने कही थी, अब सिर्फ ये आइडिया है इस कितने दिन बचे हैं, कितने गांव हम कवर। भाजपा का इतिहास रहा है कि वो अपने पुराने दिग्गजों को किस तरीके से साइडलाइन करती आ रही है। जैसे कि छत्तीसगढ़ का मामला लेते हैं। छत्तीसगढ़ में 15 साल तक राज करने वाले डॉक्टर रमन सिंह को इस चुनाव से बिल्कुल बाहर का रास्ता दिखाया गया। बिल्कुल उनके कोई रायशुमारी नहीं ली गई, उनके नेतृत्व में चुनाव भी नहीं लड़ा गया। और जब वहाँ पे चुनाव जीत के आती है भाजपा, तो एक नए नवेले विधायक को, विष्णु साय को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी जाती है। डॉक्टर रमन सिंह को उस मामले में कोई भी राय सलाह मशवरा नहीं किया जाता। एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि रमन सिंह को एक बुरी तरीके से साइडलाइन करके एक सेकंड लीड लाइन तैयार की जा रही है। रमन सिंह जो कि 15 साल तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में रहे,
ठीक ऐसा ही उन्होंने राजस्थान में करके दिखाया। राजस्थान में जिस तरीके से दो बार की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया को साइडलाइन करते हुए, उनको चुनाव प्रक्रिया से बाहर करते हुए भाजपा ने, केंद्रीय नेतृत्व ने जिस तरीके से उनको चुनाव प्रचार यानी जो भी चुनाव के पहले की प्रक्रिया होती है उनमें बाहर रखते हुए ये सिद्ध कर दिया था, साफ कर दिया था कि वसुंधरा राजे सिंधिया को वो सीएम चेहरा बनाने वाले नहीं हैं। इसके पीछे ये साफ जाहिर था कि जिस तरीके से मोदी, शाह और जेपी नड्डा वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ में उनका हमेशा 36 का आंकड़ा रहा है। जेपी नड्डा तो सिर्फ वही करते हैं जो मोदी, शाह चाहते हैं, और पीएम मोदी और वसुंधरा में 36 का आंकड़ा ये पहले सभी लोग जानते हैं किस तरीके से वसुंधरा राजे ना तो पहले किसी को तवज्जो देती थी और ना ही अब वो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को वो आज भी कोई खास तवज्जो नहीं देती हैं। सिर्फ वो एक खाना पूरी करती हैं। और उनको राजस्थान चुनाव में जिस तरीके से किनारे लगाया गया वो सबको नज़र आ रहा था कि उसका नतीजा सामने देखने को आएगा, और ये नतीजा आया। विधानसभा में तो भाजपा की सरकार बन गई, लेकिन जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें साफ देखने को मिला भाजपा के प्रति जनता में रोष था। वसुंधरा राजे को किनारे लगाने से जनता नाराज़ थी। उनको लगता था कि वसुंधरा जैसी नेता राजस्थान में भाजपा के पास कोई है नहीं। उनके मुकाबले कई लोगों को खड़ा करने की कोशिश की है, जैसे कि कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल को वसुंधरा के मुकाबले लाने की कोशिश की। पूर्व केंद्रीय मंत्री राठौर को भी मौका दिया गया। 7-8 सांसदों को चुनाव लड़वाया गया, और इसी तरीके से वसुंधरा को नीचा दिखाने के लिए सिर्फ ये सब किया गया कि आपके बिना भी राजस्थान में पार्टी भाजपा की जीत सकती है। लेकिन उसका लोकसभा चुनाव में जो परिणाम देखने को मिला उससे भाजपा को, केंद्रीय नेतृत्व को एक भारी झटका लगा। जहाँ पे सारी की सारी सीटें राजस्थान में भाजपा के पाले में आती थी, आज वो स्थिति है कम से कम 12-13 सीटों का नुकसान हुआ। और भाजपा को ये एहसास हो गया कि वसुंधरा जैसी नेता को जिस तरीके से उनका अपमान किया गया उसका नतीजा उनको लोकसभा में देखने को मिला। लेकिन इस बात का ध्यान रखना होगा भाजपा को कि आने वाले समय में जिस तरीके से भाजपा का ग्राफ गिरा है, ये बात दूसरी है कि भाजपा के साथ साथ में जितनी भी जांच एजेंसियां हैं, इलेक्शन कमीशन है, वो सब तरीके भाजपा को जिताने के लिए साफ दिखती हैं। कर्नाटक में भी यही हाल हुआ कि जिस तरीके से वहाँ पर ईडी और सीबीआई की टीमों ने उद्योगपतियों को डरा धमकाकर उनसे चुनावी बॉन्ड खरीदवाने का काम किया, वो भी सबके सामने खुलासा हो रहा है। इस बात की कीमत भाजपा को आने वाले समय में जरूर चुकानी पड़ेगी, क्योंकि उनकी पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण के खिलाफ में कर्नाटक में एक एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें ये साफ कहा गया है कि वित्त विभाग के अंडर में ये सारी एजेंसियां काम करती हैं, और उन्होंने उद्योगपतियों को जिस तरीके से डराया धमकाया, फर्जी मुकदमों में फंसाने का काम किया, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि आने वाले समय भाजपा के लिए पूरे देश में अच्छा संकेत नहीं आने वाला है। महाराष्ट्र और झारखंड में जिस तरीके से हेरफेर किया जाने की आशंका है, उसको लेकर लोग, विपक्षी दल पहले से ही एकजुट हो गया है। और महाराष्ट्र में और झारखंड में अगर भाजपा को सफलता नहीं मिलती है तो ये समझ लीजिए कि धीरे धीरे देश से भाजपा का दाना पानी उठ चुका है। लेकिन ये तो सवाल आने वाला समय में इसका जवाब मिलेगा कि भाजपा का ऊँट किस करवट बैठता है, आर या पार।